चेक करिए जब मैं कुछ गलत बोलूँ। नहीं गलती कुछ नहीं होनी है, खाली गायत्री हूँ और बस इतना जो बोलोगे उतना काफ़ी दीदी, कोई दिक्कत नहीं दीदी। डॉक्टर गायत्री एचओडी हैं अ, कॉलेज ऑफ होम साइंस आजकल क्या नाम है उसका? आजकल कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंसेज़ हो गया, आप बोल दो जहाँ-जहाँ करेक्शन बाद में मैं आराम से कर दूँगी, एक बार आप अपने आराम से फ्लो में दे दो। कॉलेज ऑफ थैंक होम साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और ये कॉलेज महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उदयपुर में है, बेस्ड हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं। अ, इन्होंने एमएससी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिसोर्स किया, उसके बाद इन्होंने पीएचडी किया है और बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया है इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में, फैमिली रिलेशंस की फील्ड में और बहुत रूप से ये हमारी सोसाइटी से जहाँ पे एक्चुअली जो रूट में हमको ज़रूरत है, ये उस सब्जेक्ट को हैंडल करती हैं, डील करती हैं। तो जैसे कि एक फैमिली रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो नहीं कहूँगी मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है फैमिली रिलेशंस का हमारे ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में, चाहे हम किसी भी सोशल स्ट्राटा के हैं। एंड लेटेस्ट जो मुझे उनका मालूम है वो एनईपी में भी मेंबर थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनईपी में भी उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बहुत वास्ट ज्ञान है और मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर गायत्री का पार्ट ये वाला कि वो बहुत अ, रूट से आपसे जुड़ के बात करती हैं और फिर आपको अपने लेवल पे लेके जाती हैं। तो हर एक एज ग्रुप के लिए उनका इन्फॉर्मेशन सटीक बैठता है। हस्बैंड उनके डॉक्टर हैं, बेटा आर्मी ऑफिसर है, बहू सीए है, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा उनका खुद का सोशल सर्कल है और बहुत नॉलेजेबल लेडी हैं। वो सब कुछ हमें कंट्रीब्यूट करेगा सीखने में और आगे हम स्प्रेड कर पाएँगे। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच और मैं सिंह साहब से इजाज़त चाहूँ सर एक आधा मिनट में ज़रा सरस्वती माँ सरस्वती का आह्वान करूँगी ज़रा, मेरे बोलने से पहले। जी, कर लीजिए। हाँ, एक बस आधा मिनट बस सर, हाँ। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे से बड़े जितने भी हैं यहाँ पर उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और जो मेरे साथ के हैं उनके साथ मैं बहुत लाड़ और प्यार छोटे बच्चों को भी उसके साथ अपनी बात शुरू करूँगी और मैं सबसे पहले आयोजकों को जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे मुखातिब होने का, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उससे भी पहले मैं दीपिका जी मेरी 1 साल सीनियर थी, मैं उनको हमेशा जी बोलती हुँ, ये कहती मत बोलो क्योंकि अब वाइट बाल हो गए तो सबको लगता है ये बड़ी कैसे हो सकती है, लेकिन ये मेरे से 1 साल सीनियर थी। तो इन्होंने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत थैंक यू देती हूँ आपसे कि आपने मुझे इतने लोगों से, इतने दूर-दराज़ वाले लोगों से मिलने का मौका दिया और जो कुछ भी आपने मेरे बारे में बताया है, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितने अलग-अलग कड़ी दर कड़ी जुड़े हुए हैं लोगों से। तो जो लोग यहाँ पर जिन्होंने अटेंड किया है, जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको बताऊँ कि होम साइंस के नाम से अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर देंगे तो मुझे बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि मुझे अपना परिचय देने को कहा गया था, तो अक्सर ऐसा नहीं, होता है 1 सेकंड कि गायत्री जी, आपका वीडियो हाँ, ऑन रहेगा, बाकी अपना वीडियो ऑफ रखें क्योंकि गाँव गाँव में बैंडविड्थ कम होता है, वो नहीं अच्छा सर, सुनते। ठीक है। हाँ, ठीक है सर, बस आप बीच में थोड़ा हुकारा होता रहा, मुझे लगे कि सब सुन रहे हैं। तो फिर है ना, वो ये है कि होम साइंस के नाम से सबको लगता है कि भई पता नहीं रोटी बनाना ही है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा तो है पर किसी हद तक, बाकी उसके बियॉन्ड क्योंकि मैं 2 मिनट हमेशा अपने सब्जेक्ट को लेती हूँ, क्योंकि जब हमेशा लोग सोचते हैं होम साइंस वाले क्या जानते हैं, तो मैं बता दूँ कि होम साइंस में रोटी, कपड़ा, मकान जो हमारी अहम अनिवार्यताएँ हैं, उनके 3 सब्जेक्ट हैं। रोटी का मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन, कपड़ा मतलब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, होम मैनेजमेंट और तीनों जिनके लिए बने हैं, वो मेरा सब्जेक्ट है। जिसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट फैमिली रिलेशन कहा जाता था, उसे अब ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ कहा जाता है। और ये जो सब्जेक्ट है जैसा दीपिका जी ने बताया कि वाक़ई में इंसानों के बिना तो काम ही नहीं है। ये सब चीज़ें इंसानों के लिए बनी हैं। तो कोख से लेकर कब्र तक, वomb टू टूम्ब इसकी पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। और चूँकि हम प एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, उदयपुर में हैं हम। तो 5वां डिपार्टमेंट हमारा एक्सटेंशन का है कि हम जो भी चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन्हें कैसे किसानों की परिवार तक पहुँचाएँ। जब सिंह साहब से मेरी बात हुई तो आपको लगा कि शायद मैं उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट कम कमेंट दोनों बातें लगी मुझे कि मैडम आप बहुत हाई प्रोफाइल। मैंने कहा नहीं सर, हम बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हम तो गाँव के अपलिफ्टमेंट के भी मेजर काम करते हैं, तो बहुत आसान तरीके से भी अपनी बात रखते हैं। तो इसीलिए 5वां डिपार्टमेंट एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। तो ये 5वें डिपार्टमेंट को मिलके हमारा होम साइंस बनता है। यही मेरे परिचय है और पिछले 32 साल से जॉब में हूँ। यहीं पर मैंने पढ़ाई करी है और यहीं पर अपनी सर्विस दे रही हूँ। और रिसर्च, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता है, आप सबको पता होगा, उसमें टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन तीनों विंग्स हैं इसके। तो मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ। आपको लगता होगा साइंटिस्ट होम साइंस में क्या करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंसान तो ताउम्र रहेगा, कालजयी है, इंसान सदा से चला आया। लेकिन इंसानी फितरतें बदलती हैं, फैमिलीज़ बदलती हैं स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, तो बदलता तो है। हम कहते हैं ज़माना बदल गया, तो ज़माना हमसे है, हम बदलते हैं तो ज़माना बदलता है, और ज़माना बदलता है तो हम बदल जाते हैं। इन सब की स्टडी हम करते हैं। ये मेरा संक्षिप्त सा परिचय है। रिसर्च के साथ एक्सटेंशन भी करते हैं और आगे इस 3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊँगी और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया। ये मेरा परिचय है सर, अब मैं आपको बुलाती हूँ। धन्यवाद सर। मैम आप शुरू कीजिए। जीवन एक कला है। अच्छा, अपना लेक्चर शुरू कर दें सर हम, अपनी बात, है ना? जी, जी, शुरू कीजिए। सर कोई भी एक जना अगर अपना वीडियो ऑन रखेगा तो मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि एक जना कोई रखेगा ना, तो मेरे को तारतम्य रहेगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि कोई है, क्या है करके चलता रहेगा सर। आपने अपना कर दिया, ठीक है सर। क्योंकि मैं बीच-बीच में ना इंटरैक्टिव रखती हूँ। मुझे लगता है मैं ही बोलती जाती हूँ, तो चले अपन दोनों, क्योंकि आप तो इतने ज्ञानी सर, मैंने आपको सुना है। लेकिन फिर भी मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि अपन थोड़ा संवाद रूप में रखें इस वाले सेशन को, क्योंकि जीवन एक कला है, ज़िंदगी वाक़ई कला है। तो मैं बच्चों ज़िंदगी, को कह देता हूँ कि आप लोग को जब भी प्रश्न हो अपने को अनम्यूट कीजिए और हाँ, प्रश्न पूछिए। हाँ। और मैं प्रश्न करूँ, मैं भी बात करूँगी तो ये मुझे जवाब दें, उस समय अपने आप को जो है अनम्यूट कर दें, भले ही वीडियो ना दिखाएँ, पर अनम्यूट करके अपनी बात करें, है ना? तो मुझे जी। लगेगा कि भई ज़िंदगी एक कला है, इस पे बात करने जा रहे हैं। इसमें 4 शब्द हैं, तो मैं अपनी आदत के हिसाब से पहले तो आपसे पूछूँगी, जीवन क्या है? ज़िंदगी क्या है? कोई बताएगा क्या? हुँ? कोई भी? तो जो आप लोग बात करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं ही बोलती जाऊँगी तो आपकी बारी ही नहीं आएगी। कोई भी एक बच्चा बोले। हुँ? अंचल, Raj, हाँ, राज, राज। Raj, I expect this answer from you, beta. Whatever comes to your mind, जो भी आंटी पूछ बिल्कुल, रही है, whatever comes to your आराम से, mind, speak. I know you can speak. I know you speak very well. Good. आराम से आसान भाषा में, हिंदी, इंग्लिश जिसमें आपको सूट करे बेटे, डिपेंड्स ऑन यू, है ना? What Mr. is asking, what is life? ज़िंदगी क्या Raj, है बेटा? 30 seconds and speak, Raja. राज है, अंचल भी दिख रहा है, दीपिका दी, तो कृपाल, अखिल, जो भी बोलना चाहे। ये ज़िंदगी क्या है, नहीं तो फिर मैं बोलती जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, शुरू-शुरू में मौका देती हूँ मैं, बाद में नहीं दूँगी, हैं? जब अच्छा एक तक बता दो सांस है तब तक जीवन है। और एक जीने का मौका है जिंदगी कि लाइफ में अच्छे-अच्छे काम करो। बहुत बढ़िया, मीनिंगफुल मीनिंगफुल जीवन हो, मीनिंगफुल बहुत लाइफ अच्छा, हो, यही जीवन है। बहुत, बहुत अच्छा कृपाल, आपने 2 बातें एक साथ बता दी कि केवल ज़िंदा रहना ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदा दिली के साथ ज़िंदा रहना ज़िंदगी है, बहुत अच्छी बात है ना? और दूसरा है कि ज़िंदगी एक कला है, तो कला क्या होता है? कला क्या होता है? व्हाट इज़ आर्ट? कोई बताएगा कला क्या है? हुँ? क्योंकि जब हम विषय लेते हैं तो कला लें, विज्ञान लें, क्या लें, साइंस लें, आर्ट लें, वो चलता रहता है, दिमाग में वही चलता है। तो आर्ट होता क्या है? आर्ट क्या होता है? कोई बताएगा? मैं ही बता दूँ? जी, नमस्कार। अंचल, हुँ, नमस्ते बेटा। मैं बोलना चाहती हूँ कि जीवन एक कला है, मतलब कला जैसे कि हम खुद ही कला बनाते हैं और ये बहुत, इसमें सुख-दुःख ही रहता है। कभी सुख होता है तो कभी दुःख। दैट्स ऑल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत बधाई बेटा, खुश रहो हमेशा। तो वाक़ई कला है। कला में एक थोड़ी-सी चीज़ ये है कि कला, कलाकार, है ना? हम सब कलाकार, लाइफ इज़ एन आर्ट, हम सब आर्टिस्ट हैं, है ना? और कलाकार हैं, अपने-अपने कला से अपना-अपना जीवन हम जी रहे हैं और ज़िंदा रहना है हमें कला के साथ में। तो जब कला बोलते हैं अपन, कला का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें कुछ कौशल चाहिए,
इट रिक्वायर्स स्किल्स। बिना स्किल के कला नहीं होती। जैसे मैं कहूँ मुझे चित्रकला करनी है तो मुझे चित्रकारी आनी चाहिए, है ना? रंग भरना है तो मुझे रंग भरना आना चाहिए, पेंटिंग आनी है, कुछ कोई भी गाना गाना है तो मुझे गायन कला आनी चाहिए। उसी के आगे कला जुड़ता है जिसमें कोई कौशल स्पेसिफिक चाहिए। लेकिन अफ़सोस ये है कि ज़िंदगी को हम जिए तो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए भी हमें कुछ कौशल चाहिए। कौन बोल रहे हैं? सर कोई सुरेंद्र जी बोलना चाहेंगे शायद मेरे ख्याल से। हाँ, सर बोलें? वो गाड़ी चला रहे हैं, उसमें कुछ हुआ होगा। अच्छा, ठीक है। तो अब ज़िंदगी जीने के लिए भी कौशल चाहिए। जीते तो हैं सब। मैंने कहा ना इसने कृपाल ने बोला था कि ज़िंदगी अच्छी से जिए हम, है ना? एक कोई सफल जिए, क्वालिटेटिव लाइफ़। तो उसके लिए हमें कौशल चाहिए। जिसमें भी कौशल रिक्वायर्ड है वो कला कहलाती है। तो ज़िंदगी जीने के लिए भी कुछ कौशल चाहिए, क्योंकि हम कितना जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे जिए वो इम्पोर्टेंट है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भाई हम कैसे जिए ये इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी को हम गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव लाइफ जिए। क्वालिटी और क्वांटिटी 2 चीज़ें होती हैं। और क्वालिटी का मतलब क्या उसकी महत्ता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है। हम सब क्वालिटी के बारे में जानते हैं, है ना? जब हम बाज़ार जाते हैं कुछ कपड़ा खरीदने, है ना? कुछ भी खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं ₹20 ₹50 किलो के, उसको भी छाँट के क्वालिटी देखते हैं उसको, है ना भई? कि भई ये इस उस लायक है कि नहीं? तो ज़िंदगी भी उस लायक है कि नहीं जो हमें ऊपर वाले ने नेमत बख्शी है। तो ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। अब आप में से कोई मुझे बताए, क्योंकि ये प्रश्न मैं सबसे पूछती हूँ सिंह साहब, कि हम ज़िंदा क्यों हैं? क्यों ज़िंदा हैं भई, कोई बताएगा क्या? अब किसी ने मुझे जवाब दिया था कि हम मरे नहीं इसलिए ज़िंदा हैं। मुझे ये जवाब बड़ा अजीब लगा, जबकि इसका सही जवाब नहीं है। आप में से कोई मुझे इसका जवाब दे कि हम लोग ज़िंदा क्यों हैं? बताइए, कौन बताएगा? कौन बताए? हर्ष, कौन बोल रहा है बेटा हम ज़िंदा क्यों हैं? बताइए मुझे इसका जवाब दीजिए कोई भी। हुँ? मैम हम लोग इसलिए जिंदा हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए और बहुत अच्छा, बुरा काम नहीं करना है, दूसरों की मदद करना चाहिए। बहुत अच्छा किया। इसका एक और सिंपल सी बात है। हाँ, बोलो, बोलो। जितना हो सके देश हित में काम करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ये कह रही हूँ कि हम ज़िंदा इसलिए हैं कि ऊपर वाले ने हम सबको कुछ काम, होमवर्क देके भेजा हुआ है और वो होमवर्क हमको ही तलाशना है कि हमें क्या होमवर्क करना है। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी 2 लोग समान होते नहीं हैं, हो सकते भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए। कोई भी 2 लोग समान नहीं होते ना, तो कोई आप में से बताएगा कि हम 2 लोग समान नहीं होते हैं? उसका अगर साइंटिफिक आंसर मैं पूछूँ तो आप कहोगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अलग होता है, जेनेटिक्स अलग है मैडम, एनवायरनमेंट अलग है। बिल्कुल सही है जवाब उसका। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपके भाई-बहन और आप समान हैं? आप लोग भाई-भाई, बहन सब सेम हो क्योंकि पापा-मम्मी वही है, जीन्स वही है, तो क्या आप लोग बिल्कुल समान हो बच्चों? हुँ? नहीं, नहीं ना बेटा, क्यों? हेरिडिटी वही है, एनवायरनमेंट वही है, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों नहीं समान? क्योंकि भगवान ने सबको अलग-अलग बनाया है, डिफरेंट अलग-अलग बनाया बनाया है। है ना? तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना, अपने सेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट। हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हम सेंसेस से ही सीखते हैं। छूते, चखते ये सब चीज़ें जो होती है ना आँख, नाक, कान ये सब। तो सारे जो डिफरेंसेस हैं, उसकी जड़ इन्हीं में है ना? अभी मैं तो आपको नहीं देख पा रही हूँ, आप लोग सब मुझे देख रहे हो, ऐसा मुझे लगता है ना? सबका ध्यान, सबकी आँखें मेरी तरफ हैं, लेकिन क्या आप सब मुझ में एक ही चीज़ देख रहे हो क्या? हुँ? सब मेरे में एक ही चीज़ देख रहे हो? एक ही चीज़ नोटिस कर रहे हो? नहीं, नहीं ना? कोई बाल देख रहा होगा, कोई चश्मा देख रहा होगा, कुछ पीछे से लाइट आ रही, ग्लेयर आ रहा है, कुछ पता नहीं व्हाइट-व्हाइट बाल कुछ पीछे दिख रहा है, सब अलग-अलग देखते हैं बेटा। ऐसे सुनने का भी है ना? मैं आप सबसे एक ही बात कह रही हूँ, आप सबको एक ही समय पर एक ही बात बता रही हूँ और बाद में मान लीजिए कि सिंह साहब ने या किसी ने पूछा, तिवारी जी ने, किसी ने कि भाई गायत्री मैडम ने क्या बताया था, तो क्या आप सब एक ही जवाब दोगे?
किसी को कोई डायलॉग याद रह जाएगा, जैसे फ़िल्मों में होता है ना बेटा, शोले-वोले आपने देखी हो तो किसी को सब अलग-अलग डायलॉग याद रहते हैं, अलग-अलग बातें याद आती हैं, क्योंकि हम सबके सेंसेस अलग-अलग तरह से परसीव करते हैं। हर क्षण हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं और जो हमारे अनुभव होते हैं, वो हमारे विचार बनते हैं। विचार हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं और ये ना अपने अनुभव, विचार, व्यवहार ये सब मिलकर फिर हमारी रुचि, हमारी कॉम्पिटेंसीज़ बनाते हैं। इसीलिए कभी भी 2 लोग समान नहीं होते। हम अपने अपन ग्लूकोज़ के बिस्किट नहीं है बेटा जो एक जैसे बिल्कुल जमे हुए होंगे। हम इंसान हैं और सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम सब अलग-अलग हैं। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को हम एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहले लाइफ स्किल्स क्या है बेटा? सेल्फ अवेयरनेस, है ना? स्वयं जागरूकता। जागरूकता का मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेटा जिंदा रहना है जिंदगी नहीं, वैसे जागना। आप सबकी आंखें खुली हैं। जागना जागरूक होने का प्रतीक नहीं, है ना? तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब मैं अपने बारे में जानूं, पहचानूं और मानूं भी सही। बाज़ वक़्त लोग क्या करते हैं, जानते तो हैं, पहचानते भी पर मानते नहीं। जैसे मैं जानती हूँ मैं मोटी हूँ, मैं पहचानती हूँ मैं मोटी हूँ, मानूँगी नहीं कि नहीं-नहीं इस उम्र में तो इतना मोटापा चलता है और ये होता है, हार्मोन्स बदलते हैं, फलाना। हम अपनी बात को तूल दिए जाते हैं, अपनी बात को पानी देते रहते हैं, है ना? गलत बात है। तो हम स्वजागरूक कब होंगे? जब हम अपने आप को, अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, जानेंगे, मानेंगे, ठीक है ना? तो अपनी अच्छाइयों को हम जानें। बुराइयों को भी एक्सेप्ट करें, उनको चेंज करें, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जब तक मैं मेरी बुराई को नहीं मानूँगी, मैं उसमें सुधार की कोशिश नहीं करूँगी। इंसान है ना, गलतियाँ हो सकती हैं। तो स्व जागरूकता पहला, है ना? लाइफ स्किल्स है। दूसरा लाइफ स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अपनी बात, अपने विचार दूसरों तक उसी तरह पहुँच जाएँ जैसा हम चाहते हैं। है ना? मैं आपको कुछ और बोल रही हूँ, आप समझ कुछ और रहे हो, उसके दिमाग में कुछ और रिटेंशन में जा रहा है, मेमोरी में, वो नहीं चलेगा। वो नहीं होता संप्रेषण, है ना? तो संप्रेषण यानी हमारे विचार आप तक पहुँच जाएँ। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मुझे लगता नहीं मैं जैसा चाहती हूँ, वही लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आई, तो वो संप्रेषण नहीं हुआ। और ज़िंदगी में याद रखना कि हमारी खुशी का आधार भी संप्रेषण है, हमारे दुःख का आधार भी संप्रेषण है। मेरे ख्याल से विंस्टन चर्चिल या किसी एक दार्शनिक ने कहा था कि इंसान को बोलना सीखने में कम से कम 1 साल लगता है, लेकिन वो क, 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 क नहीं सीखता। यानी कब बोलना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कब तक बोलना है, ये नहीं समझ में आता उसको। ये होता है संप्रेषण कौशल। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हमारी ज़बान है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 7 कोस तक जाती है। तभी तो अपने पुराने लोगों ने कहा है ना, पहले घट-घट तोल लिए, फिर बाहर को। बोली बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बात कहाँ तक पहुँचेगी, मेरा बोलने का लहज़ा, हम क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे कहते हैं वो याद रखते हैं लोग बात। तो अपनी बात को बहुत कायदे से रखें हम। हम एग्रेशन में भी हों तो भी असर्टिव रहें, एग्रेसिव ना रहें, एरोगेंट ना हों। अपनी बात को हम कायदे से रखें ताकि वो दूसरे तक पहुँच जाए। और जिस व्यक्ति से कहनी है उसी व्यक्ति को कहो। ये भी थोड़ा-सा अपन गाँठ बाँध लें, क्योंकि मैंने कहा ना सारे दोस्त भी यही बनाते हैं, दुश्मन भी। ये ज़बान है ना, इसी से आदमी दिल में उतर जाता है और दिल से उतर जाता है। तो अपने बोलने का ख़्याल रखें, अपनी बात को सही व्यक्ति को कहें, जिसके सामने रखनी है उसी के सामने रखें, मौका देख के रखें। क्योंकि सुनना, श्रोता, वक्ता, माध्यम तीनों इम्पोर्टेंट हैं कम्युनिकेशन में। तो सेकंड लाइफ स्किल है कि हमारे संप्रेषण कौशल सही होने चाहिए। हम अपनी बात खुद रखें। मान लीजिए अभी मैं आपकी इसमें आई सेशन में और सिंह साहब मेरा टॉपिक ना बताते और मैं कुछ नहीं बोलती, मान लीजिए, तो आप लोग सब सोचते थोड़ी देर तक कि मैडम, हालांकि फ्लायर आपको शेयर हो गया था फ्लायर, लेकिन आपको लगता है मैडम बोल क्यों नहीं रही है, क्या चक्कर है, क्यों नहीं बोल रही? या तो फिर आपको लगता है मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, मैं फिर खुद के माइक को चेक करते, फ़ोन को सही करते, कुछ करते। तो क्या होता है, हम अपने हिसाब से कयास लगाते हैं। यदि हम अपनी बात खुद नहीं कहते, तो दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेता है और वो अंदाज़ा हो सकता है कि कई बार होता है कि वो अंदाज़ा गलत होता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि अपनी बात हम खुद रखें, ठीक है? ये ध्यान रखें। तीसरा इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स जो है, वो है आपका कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग।
समस्या का समाधान, जिस व्यक्ति को समस्या का समाधान पता है ना? वो व्यक्ति आराम से जी सकता है। अब आप सोचोगे मैडम समस्या क्या करें, रोज़ समस्या नहीं खड़ी हो जाती, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कोई समस्या ना हो। बिना प्रॉब्लम के तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं, ज़िंदगी है ही नहीं, है ना? और ये एक इम्पोर्टेंट साथ में बात है, संघर्ष कहते हैं ना, समस्या के साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है। तो संघर्ष यानी स्ट्रगल, स्ट्रगल को आप समस्या मत समझो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को समस्या समझते हैं। वो परिस्थितियां हैं, निकल जाएंगी। रात कितनी भी काली हो, सुबह होती। ऐसा कभी नहीं होता कि सुबह नहीं, है ना? तो मैं हमेशा प्रॉब्लम को ये बताती हूँ कि प्रॉब्लम इज लाइक ताला, है ना? जैसे अपना ताला होता है ना, कोई आपने ताला देखा है बेटा जिसमें कभी चाबी नहीं आई हो? बिना चाबी के कोई ताला देखा आपने? किसी ने देखा बेटा? नो मैम। नहीं ना नो बेटा? मैम। वेरी गुड। तो ताले के साथ चाबी हमेशा, एक नहीं, दो नहीं, तीन चाबियां, यानी किसी भी प्रॉब्लम का कम से 3 सॉल्यूशंस तो होते ही हैं। अब चक्कर ये कि हम क्या करते हैं बेटा, एक में दुखी हो जाते हैं, आंखें भर लेते हैं, तो जब हम आंखों में आंसू भर लेते हैं तो हमें आगे की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी नहीं दिखाई देता। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं एक बात जरूर यहाँ बताऊंगी कि आप सब लोग शायद पता नहीं जहाँ जहाँ भी हो, हम जब स्कूल से आते थे, हम लोग हमारी जनरेशन, तो बस से उतर के बैग पीछे टांग के ना बेटा, पैदल पैदल, सुबह तो अपन बहुत फुर्ती में होते हैं, शाम को दोपहर में आते आते ना स्कूल से थक जाते हैं, तो बैग ना पीछे टांग के अपन पैदल पैदल अपने घर की तरफ चलते हैं। तो आप में से किसी ने वो खेल खेला क्या बेटा, कि अपन एक पत्थर ले लेते हैं, पाँव में लात मारते हुए घर तक लाते हैं उसको, पाँव पता नहीं क्या मूड में होते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा होता है, थके हुए होते हैं, तो पैदल चलते हुए ना एक पत्थर को लात मारते रहते हैं, उसको लगता है उसी को लात मारते हुए खेल करते हुए आते हैं। करा आप लोगों ने ऐसा कभी, बच्चों किसी ने किया है बेटा? यस मैम। नो मैम। वेरी वेरी गुड। हाँ, मैक्सिमम लोग करते हैं। वो पता नहीं, वो साइकिल है कि अपना टाइम पास करते हुए वहां से घर तक आते हैं ना। तो अब कई बार क्या होता है बेटा, वो पत्थर ना खो जाता है, अपन जोर से लात मार देते हैं, फिर हम दूसरा पत्थर ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इसी तरह से होती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है जिनको बचपन में हम ठोकर मार के उड़ा देते थे, अब जब हम बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्ञानी, समझदार, है ना, दुनिया भर के सर्टिफिकेट ले लिए, पास हो गए, तो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ रखना शुरू कर देते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा? हाथों पर। तो पास में कोई चीज अगर आप रखोगे बेटा, वो बड़ी नजर आएगी। तो हर परिस्थिति को प्रॉब्लम समझ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक कला है। उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं बेटा, है ना? ये जितने भी आज मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, मेरे पास टाइम कम है, हर टॉपिक की अपनी क्लास अलग अलग होती है बेटा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि भाई डिफाइन प्रॉब्लम, कि वेदर प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम और नॉट। वो परेशानी वाकई में है भी कि नहीं जिसको आप समझ के बैठे हो सकता है सिर्फ सिचुएशन है, उसको आप परेशानी मान के बैठे हो। तो सबसे पहले देखें कि परेशानी क्या है, दूसरा उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तीसरा हर सॉल्यूशन का फायदा और नुकसान होता है ना? और चौथा, आपको जो सूट करता है आप उस सॉल्यूशन को लीजिए। पांचवा, उसकी जो रिजल्ट है उसकी जिम्मेदारी लीजिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है, कुछ गड़बड़ होता है तो फिर दूसरे के माथे मर देते हैं, तेरी वजह से ऐसा हुआ यार, तेरी वजह से ऐसा हुआ। अपने ऊपर लो, चाहे सफल हूँ असफल हूँ, हम उसकी जिम्मेदारी लें बेटा, कोई बम नहीं छूट जाएगा। तो ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें और टाइमली सॉल्व करें। ऐसे कहते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखान, है ना? जब बारिश का क्या फायदा है बेटा जब फसल ही सूख जाए। मुझे डिसीजन आज लेना है, मैं बाद में क्यों टालूं उसको, उसको आज ही लीजिए बेटा, आज का डिसीजन आज ही लीजिए, समय पर फैसला कीजिए। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसी बड़े की राय लीजिए, है ना? उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हो गई। तो नेक्स्ट आपका आता है आपके बाद में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ डिसीजन मेकिंग हो गया, समय पर हम निर्णय ले लें बेटा। और निर्णय लेने के बाद में एक नेक्स्ट आता है बेटा आईपीआर। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर वैयक्तिक संबंध। दुनिया में हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब मैं आपसे पूछूं कि संबंध क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं रिश्ते, बताइए, कोई बताइए, क्या होता है बेटा रिश्ता?
व्हाट इज रिलेशन बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनशिप? कोई बताओ। मैम आंसर आई डोंट नो। क्या चीज बेटा? मैम मुझे पता नहीं है। नहीं पता? किसी को पता है या मैं बता दूं? मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए बेटा। आपने रिश्ते वर्ड बहुत सुने हुए ना, रिलेशन, मेरे इससे रिलेशन है, रिलेशन है। रिलेशनशिप कुछ नहीं है बेटा, एक कड़ी है, कड़ी बस। रिश्ता मतलब कड़ी, एक चेन है, एक से दूसरे को जोड़ने वाली कड़ी, गोल गोल जो कड़ी होती है ना बेटे, जैसे चेन होती है, एक से दूसरे को जोड़ते चलते हैं। तो रिश्ता बेसिकली यस एक कड़ी है जो एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़। अब मैं आपसे पूछूं रिश्ते कितने तरह के होते हैं, तो आप कहोगे मैडम रिश्ते तो दो ही होते हैं, एक हमारे ब्लड रिलेटिव होते हैं, एक हमारे मिलने वाले होते हैं। मैं आपको बताती हूँ बेटा, रिश्ते तीन तरह के होते हैं, ठीक है? पहला है विचार का रिश्ता, दूसरा व्यवहार का रिश्ता, और तीसरा आपके भावनाओं का रिश्ता। हम्म, पहला है विचार। अब आप देखना, इसमें खून का कोई लेना देना नहीं, ब्लड रिलेशन का, मैं बता दूं आप। पहला विचार का रिश्ता, वैचारिक रिश्ता, जो आज मेरा आपके साथ है। मैं सबसे पहली बार, आप सबसे पहली बार मिली हूँ मैं, है ना? और वो भी अपन देख नहीं पा रहे, खाली मेरे विचार आप लोगों के सामने रख रही हूँ और मेरे विचार परोस रही हूँ एक तरह से। आप लोग साथ ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ले जाओगे तो मुझे हल्का सा दुख होगा कि मैंने बच्चों को समझाया, इनको समझ में नहीं आया। समझ में आ गया बेटा? कोई बात। सेकंड रिश्ता होता है बेटा व्यवहार का, है ना? व्यवहार का मतलब जैसे मान लीजिए सिंह साहब से मेरी 3-4 बात हो गई, तो एक व्यवहार सा बन गया आपके मेरे, थोड़े से एक अपर लेवल, है ना? वो बढ़ गया। विचार से ऊपर वाला रिश्ता होता है सेकंड लेवल का, व्यवहार का, है ना? तो उससे सेकंड लेवल आ गया। थर्ड, जैसे मान लीजिए जो दीपिका दी के साथ है मेरा भावनात्मक रिश्ता, हम सालों से साथ, ऑलमोस्ट 40 साल, है ना? तो इतना पुराना एक इमोशनल बॉन्डिंग है। तो ये आप देखिए कि आपके जिससे भी जो रिश्ते हैं वो इन तीन में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, है ना? अगर आप में ये डिमार्केशन आ गया कि विचार, व्यवहार और भावनात्मक, है ना, तो आप बहुत आगे चलोगे। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, 1:1:2:3, 1:2:3, ठीक है? पहला जो विचार है उसमें आप इन्वेस्ट, एक आपने इन्वेस्टमेंट वर्ड सुना होगा बच्चों, आप लोगों ने सुना है इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? कोई यस मैम। बताए, बताइए क्या होता है बेटा इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट में होता है जो किसी को कुछ दे। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है जैसे किसी को कुछ दे। कुछ दे, कुछ फायदा होता है ना बेटा। तो एक सिंपल बात है इकोनॉमिक्स की भाषा में यस कि भाई जनरली धन पैसे के लिए लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या हमने पैसे में यहाँ लगा दिया, पैसा वहां लगा दिया। जो पैसा लगाते हैं ना जिसके बदले में हमें थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो ऐसे अगर मैं सिंपल बताऊं तो भाई धन का वह भाग जो और अधिक धन की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है वो कहलाता है निवेश, ठीक है? हम यहाँ पर जब रिश्तों की बात करते हैं, हम यहाँ व्यवहार के निवेश की बात करते हैं, बिहेवियर इन्वेस्टमेंट। हम बिहेवियर का इन्वेस्टमेंट करना, हम किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, किसी के साथ थोड़ा बहुत व्यवहार लगाते हैं बेटा, वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट किस बेस पे होना चाहिए, कौन से लेवल का रिश्ता है ना? भाई मैं अभी आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मेरा आपका विचार का रिश्ता है, तो मेरे आपके साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया बेटे, है ना? तो मुझे आपसे उतनी अपेक्षा नहीं रखनी, ठीक है? ऐसे सेकेंड लेवल पे नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब हम भावना की बात करते हैं, जनरली हम अपने जो रिश्तेदार हैं उनको हम भावनाओं की कैटेगरी में रखते हैं। अब होता क्या है बेटा, हम इन्वेस्टमेंट उल्टा करते हैं। हम जो जिनसे भावनात्मक रिश्ते होते हैं ना उनके साथ बिल्कुल 1% इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्यवहार से 2, और जिनके साथ हमारा दिमाग का रिश्ता है, विचारों का रिश्ता, उनसे 3% इन्वेस्टमेंट करते हैं। तब दिक्कत आती है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे परिवार, उनसे ज्यादा तो भावनात्मक कोई भी नहीं होता है हमारे लिए जुड़ा हुआ। और हम सबसे ज्यादा टिकट फॉर ग्रांटेड उन्हीं को लेते हैं। हमें लगता है अरे वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, देखेंगे ना मम्मी कहाँ जा रही है, पापा कहाँ जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता कब चले जाते हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा अटैच्ड, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पेरेंट्स को टाइम दें हम, है ना? हमारे घर वालों को दें, हमारे घर के बाहर घर कभी नहीं मिलता है ना? ये हमेशा ध्यान रखें। और विचारों का मतलब जैसे हम नौकरी पे जाते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, हमारे दिमाग से, हमारे विचारों से उससे नौकरी मिली हुई है। हम जब आप लोग जब नौकरी करने जाओगे ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके फेसबुक पे कितने फॉलोअर हैं, रोज कितने लाइक मिलते हैं, है ना बेटा, कितने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, कोई पूछता है ऐसे?
है? नौकरी में कोई पूछेगा? कभी पूछा किसी ने? प्रकाश बताओ बेटा, मुझे आप दिख रहे हो। है बेटा? ये सर्टिफिकेट माँगता है कोई? कि फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं, लाइक कितने मिलते हैं रोज़, ऐसा कोई माँगता है? नहीं। नौकरी हमें दिमाग से मिलती है और हम सारे वहाँ पे रिश्तेदारी करते हैं। हमारे बॉस ने हमें गुड मॉर्निंग नहीं किया, उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुराए नहीं। क्यों भाई? तो हमें हमारे रिश्तों के डिमार्केशन पता होने चाहिए कि वो विचारों का है, व्यवहार का है या भावना का। आपको समझ में आना चाहिए बेटा। और जैसे बाकी चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है ना, मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ बेटा, वैसे रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट। कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म होते चले जाते हैं। नहीं होता टाइम, ज़रूरी नहीं कोई आपको दगा ही दे। नहीं मिलता टाइम बेटा, उतना नहीं दे पाते हम, कोशिश करें हम दें। और कुछ रिश्ते समय के साथ और ज़्यादा प्रगाढ़ होते चले जाते हैं, है ना? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे। एक लाइफ स्किल ये है बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें अपने रिश्तों के बारे में पता हो। किस रिश्ते में हमको कितना समय देना है, कितनी अपेक्षा रखनी है। और उपेक्षा तो मैं किसी के लिए भी सजेस्ट नहीं करती बेटा, कि हम किसी को उपेक्षित करें, है ना? इग्नोर करना ये नहीं होना चाहिए बेटा। जब तक जिससे निभे आप निभाएं। रिश्तों के बोझ को कभी ना ढोएं, ये आप हमेशा याद रखना बेटा। जब रिश्ता आपको लगे कि नहीं इससे दूरी बनाए, एक अंतःकरण होता है बेटा, हमारे इंट्यूशंस होते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर एक समझ आती है, ऊपर वाले ने हमारी बड़ी नेमत बख्शी हुई है। उसे बता रखा है कि जिसके लिए हमारा दिल गवारा नहीं करे हम वो काम ना करें। जिस दिन आपको लगे कि नहीं अब नहीं चलेगा इसके साथ और नहीं निभेगा, तो अपन तसल्ली से अलग हो जाएं। वो बेहतर है कि रिश्तों के बोझ को हम लाशों की तरह नहीं ढोएं। समझ में आ गया? कुछ रिश्ते तो जिंदगी में अपने माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, कुछ रिश्ते तो हमें निभाने हैं ही, लेकिन जहाँ मजबूरी हो वहाँ मत निभाओ बेटा। वो आपकी बहुत इमोशनल एनर्जी लगाएंगे, आपके सारे इमोशंस को इन्वेस्ट। इमोशनल एनर्जी इज वेरी वेरी कॉस्टली। आपको फिजिकल एनर्जी पता होगी, हम मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी की बात करते हैं। हमारी भावनाएं कभी आहत ना हो, है ना? इमोशनल फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। हड्डियों का फ्रैक्चर नजर आ जाता है, प्लास्टर बांध देता है डॉक्टर, या दुखरा हुआ दुखरा। इमोशंस जब हर्ट होती है ना बेटे, तो मुकेश के गाने सुनते हैं पुराने लोग, रफी के। तो हमारी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, वही भावनाओं की बात करूंगी, इमोशनल मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है बेटा? हम अपने भावों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि भावनाएं क्या होती है कि हम हर पल कुछ महसूस करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति होती है। वो जो अभिव्यक्ति है वो ही इमोशंस हैं। और कोई भी इमोशंस सही या गलत होती ही नहीं। भावनाएं कभी सही और गलत नहीं। भावना हमेशा प्लेजेंट और नॉन प्लेजेंट, है ना बेटा? सुखदाई और दुखदाई, बस इतनी सी बात है ना? कई लोग मुझसे पूछते हैं मैडम हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें हमें नहीं आना चाहिए। मैं कहती हूँ आना चाहिए बेटा। परशुराम जी को गुस्सा आता था, उन्हें आज भी पूछते ना लोग परशुराम जी को, उन्हें तो गुस्सा बहुत आता था। हर इमोशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा? तो गुस्सा भी जरूरी है, इमोशन सारे इम्पोर्टेंट है। इससे बेहतर इम्पोर्टेंट क्या है बेटा कि हाउ वी मैनेज दोज इमोशन। चाहे मुझे किसी पे प्यार आ रहा है, चाहे मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, चाहे मुझे कुछ जो भी इमोशंस हैं। अगर आप लोगों ने नौ रस पढ़े हैं, आप लोगों में से किसी ने नौ रस पढ़े बेटा? कभी सुने हैं आप लोगों ने नौ रस? कोई डांस वांस करता हो तो किसको पता होगा। वीर रस, करुण रस, है बेटा? हास्य रस, विभत्स रस पढ़ा है बेटा? कभी सुना है आप लोगों ने? नई जनरेशन ने नहीं सुने? नो मैम। ये सारे सुनो बेटा, ये अपने इसमें है, नौ रस हैं। ये सारी इमोशंस हैं बेटा। जो देखा जाए तो 300 से ऊपर पता नहीं कितने तरह की इमोशंस होती हैं। और इमोशंस सारी इंपॉर्टेंट बेटा। समय समय पर मुझे कोई दिन भर प्यार आता रहेगा क्या? कभी मुझे गुस्सा भी आएगा बेटा। कभी मुझे हंसी भी आएगी, कभी मुझे रोना भी आएगा। टाइम टाइम पर परिस्थिति के हिसाब से अपनी इमोशंस आती हैं, उनकी अभिव्यक्ति प्रॉपर होनी चाहिए। और इमोशनल मैनेजमेंट वो होता है बेटा कि मैं कितनी इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरे को कितना समझती हूँ, दूसरों की भावनाओं की भी कदर करती हूँ। मेरी भावना अभिव्यक्त करना मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरे की भावनाओं को भी समझूं, है ना? हमें इमोशनल मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर हमने इमोशंस को मैनेज कर लिया तो मान के चलो कि हमारा स्ट्रेस अपने आप मैनेज हो गया। अगला कौशल क्या है बेटा? स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस पे बहुत क्लासेस, पता नहीं कितने ट्रेनिंग्स चलती रहती है। तनाव प्रबंधन। मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताती हूँ। सिंह साहब मेरे पास टाइम कितना है? 7:45 बज रहे हैं, मुझे बता दें।
नहीं, आप जब तक कहना चाहती हैं कहें, जब तक बच्चे सुने और प्रश्न पूछेंगे तब तक बिल्कुल, मैं 10 चलेगा। मिनट में खत्म करती हूँ सर, क्योंकि मैं बच्चों जी, की भी वो देखूँगी, इन बच्चों को ज़्यादा नहीं झिलाऊँ, पहली बार सुन रहे हैं, फिर वो अगली बार भाग जाएँगे मुझे सुन के। जी, तो जी, फिर जी। ऐसा है तो फिर ये है कि बेटा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो तनाव प्रबंधन है ना, उसमें हमेशा ध्यान ऐसा कोई नहीं जिसको टेंशन मैडम बहुत टेंशन, तो बहुत टेंशन है, सबको टेंशन है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। तो टेंशन वर्ड को हम बड़ा उस तरह से यूज़ करते हैं, बड़ा आसान है टेंशन, लेकिन मैं आपको बताऊँ बेटा टेंशन और स्ट्रेस दोनों में फ़र्क है ना? स्ट्रेस और टेंशन में फ़र्क है। स्ट्रेसर जो होते हैं ना बेटा वो बाहर से आते हैं, टेंशन हमारे अंदर से होती है। अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो उसने पढ़ा होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ से टेंशन निकला है। आप लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा है बेटा साइंस वालों ने? या कोई वर्ड हिंदी में तन्यता कभी पढ़ा हो? तन्यता मतलब खिंचाव, कितना खींच सकते हैं किसी चीज़ को, है ना बेटा? हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है कि हम जैसे रबर बैंड है, एक लेवल तक खींच सकते हो ना बेटा, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो ऐसी तन्यता जब हमारे भीतर नसों की हो, जब तक यहाँ नसें न तनने लग जाएँ, तब तक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है। लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अपना होना इम्पोर्टेंट है। अगर हम हैं, तो सब चीज़ें होती रहेंगी। टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का, हर चीज़ का हल है, मैंने बताया ना बेटा। तो हमेशा ध्यान रखो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। मेरा स्ट्रेस किस बात से है? क्या वो वाक़ई स्ट्रेस के लायक है वो चीज़ मैं उस बात को इतना टेंशन में दूँ? कोई ज़रूरी है बेटा? मैं यूँ प्यारी नहीं, मैं गोरी नहीं, मैं अब मैं ये स्ट्रेस लेके बैठी हूँ, हाय मेरे बाल व्हाइट हैं, हाय मेरे बाल ये छोटे हैं, टेढ़े-मेढ़े हैं। तो बेटा मैं उसको देख लूँ जिसके बाल ही नहीं, हुँ? तो जो चीज़ हमारे पास है, वो सबसे अच्छी है ना? ये ध्यान रखना। अब आप लोग बेटा वीडियो 1 मिनट के लिए ऑन करा दूँ क्या सर? इनको एक्टिविटी करानी है एक, बहुत देर हो गई। बच्चों 2 मिनट के लिए एक्टिविटी ऑन कर लें बेटा? हुँ? हुँ? जो ऑन कर सकता है वीडियो ऑन कर लो। करें क्योंकि मुझे दिखना चाहिए बेटा, है ना? टेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है, एक एक्टिविटी कराऊँगी मैं। हुँ। विवाह जी करनी है, जिन्होंने भी किया है बस 1 मिनट का गेम है ये छोटा-सा बस, कुछ नहीं करना है अपने को, अपनी गर्दन पीछे तक ले जानी है। जितना पीछे आप ऊँचा ले जाके पीछे ले जा सकें ले जाइए आप सब। ले जाइए, खूब खींच के ले जाइए, खूब पीछे तक। प्रकाश पीछे ले जा बेटा गर्दन ज़रा, खींच के पीछे तक। हाँ, इसके आगे नहीं जाएगी ना? अब आ जाओ, अब सीधे हो जाओ, अब आगे की तरफ ले जाओ। आगे, आगे झुक गए? अखिल जी पूरा झुक जाए, थोड़ा गर्दन पूरी झुका लें। जैसे नाई के आगे झुकाते हैं, बस मेरे आगे नहीं झुकानी, नाई के आगे झुका दीजिए थोड़ा। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये है भैया कि तसल्ली किसमें मिली, आगे वाले में या पीछे वाले में? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? है खुशबू? किसमें मिली बेटा तसल्ली? आगे वाले में। नीचे नीचे देखा जब, है ना बेटा? बस यही है टेंशन का कारण, ये बहुत फॉर्मूला सिंपल है बेटा। हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते रहते हैं, उसमें गर्दन दुख जाती है बेटा। नीचे वालों को देख लें भैया, है ना? मैचिंग की चप्पल नहीं है, मॉडर्न चप्पल नहीं है, अरे भैया अगले के तो पाँव ही नहीं है भाई। ठीक है बेटा? ये सिंपल एक टेंशन का कारण है कि हम कंपैरिजन, बहुत सारे कारण है, मैं यहाँ सिंपल एग्जांपल दे रही थी बेटा कि कभी भी जो चीज़ मेरे पास है वो सबसे अच्छी, ठीक है बेटा? लोगों को तो ये भी नसीब नहीं है, तो टेंशन ना लें बेटा, ठीक है? अब नेक्स्ट लाइफ का स्किल आता है आपका एम्पैथी, परानुभूति, है ना? सबको अब भले आप वीडियो ऑफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? परानुभूति, समानुभूति सबको पता है। हाय सिंपैथी, मेरे से किसको कोई मेरे पे सिंपैथी नहीं रखता, किसी को मेरे पे दया नहीं आती, मैं करते रहते बकरी। मैं कहती हूँ परानुभूति बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पुटिंग वनसेल्फ इन अदर्स शूज, दूसरों की जगह अपने आप को रख कर देखना। जैसे मेरे को सिंह साहब ने कहा मैडम आप पढ़ाइए जब तक पढ़ा सकते, मतलब लीजिए क्लास जब तक आप ले सकते हैं। तो भैया मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों लूंगी बेटा, झेल रहे हो तो ऊँट की गर्दन लंबी तो काटने के लिए थोड़ी है। आराम से सुन रहे हो तो मैं जान तो नहीं लूँ आपकी, है ना बेटा? तो मैं दूसरे की जगह रख के देखूं कि इनको कैसा लग रहा हो। हमेशा दुनिया में सबको सबसे शिकायत है, बच्चों को लगता है पापा दिन भर डांटते रहते हैं। जब खुद पापा बनते पता चलता है कितने स्ट्रेस है बेटा, है ना? मम्मा आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मम्मा बनोगे तब पता चलेगा बेटा दुनियादारी क्या है। टीचर को बच्चों से, बच्चों को टीचर से, हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड, पता नहीं सबको सबसे शिकायत, क्योंकि हम एम्पैथी नहीं रखते।
दूसरे की जगह अपने आप को रखकर नहीं देखते। सबकी अपनी परेशानी है बेटा, तो उस जगह अपने आप को रखकर देखो कि मैं होता तो कैसा लगता उस जगह, है ना बेटा? तो एक जगजीत सिंह की गज़ल है बहुत प्यारी, उसमें एक लाइन है कि जब किसी से कोई गिला रखना तो सामने अपने आईना रखना, कि मैंने क्या कर दिया, है ना बेटा? उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, अरे भाई मैंने क्या कर दिया? थोड़ा-सा एम्पैथी रखें बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड 2 स्किल्स और बाकी है बेटा, वो और बता देती हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग, विवेचनात्मक सोच, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कि कई बार ज़िंदगी ऐसे दोराहे पर लेके आ जाती है कि दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट, है ना? मान लीजिए यहाँ घर पे बच्चे को बुखार है और मेरे लिए कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा ही एग्ज़ाम है, मेरा ही एग्ज़ाम, मेरे बिना कोई ले नहीं सकता। तब मैं बड़ी फँस जाती हूँ बेटा कि मैं इधर जाऊँ, उधर जाऊँ। ये होती है विवेचनात्मक सोच बेटा, कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उस समय अपना दिमाग सही काम करना चाहिए। हम देखें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान। तो अब इसमें ये देखेंगे बेटा कि नौकरी पे तो मैं नहीं जाऊँगी, दूसरा जना एक बार तो मेरा कंसिडर कर लेगा, लेकिन बच्चे के लिए मैं इकलौती माँ हूँ, है ना बेटा? माँ तो इकलौती है, नौकरी पे मैं आज नहीं जाऊँगी, मेरे लिए एक्सक्यूज़ बहुत बड़ा कारण है बेटा, मैं बहाना नहीं बना रही, है ना? तो वो मैं देखूँ कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं बेटा, है ना? तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँ, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता, होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी दोनों में तौला-ताली करूँ क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और फिर सही डिसीज़न लूँ मैं, वो होता है बेटा क्रिटिकली सोचें इसका क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, ठीक है? एंड लास्ट लास्ट फिर आती हूँ अपने टॉपिक पे क्योंकि 10 मिनट बाकी है इसको खत्म होने में, कि भाई लास्ट ये है क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक। लाइफ को जितना क्रिएटिवली करोगे, मैंने कहा ना लाइफ इज एन आर्ट, जिंदगी तो कला है, हम सबको अपना कैनवास मिला है बेटा, हम अपनी मर्जी से रंग भरें, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है, किसी को मल्टी कलर पसंद है, हर हिसाब से रंग भरो ना बेटा, खूब रंग भरो, आराम से जिंदगी को बहुत प्यार से जियो, अपनी आर्ट खुद बनाओ, जिंदगी को जितनी कलात्मकता के साथ जियोगे, जिंदगी जीने का उतना ही मजा आएगा, है ना? कभी शिकायतें मत करो, वाई में की जगह ट्राई में, है ना? जब कहते हैं ना बेटा आधे ग्लास फरानी, 2 रातों के बीच में 1 दिन आता है, 2 दिन के बीच में 1 रात आती है, दोनों बातें एक ही बेटा, कोई रात देखने बैठ जाता है, कोई दिन देखने बैठ जाता है, इट्स अप टू अस ओनली कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं बेटा, बी पॉजिटिव, ऐसा जिंदगी में बंद कर दिया पॉजिटिव बनिए बेटा, इधर से नहीं पॉजिटिव किस दिखेगा पॉजिटिव किससे बनता है? कि 2 दरवाजा भी बंद माइनस है और से। कपड़े टंगे वहाँ बंद कर दीजिए बेटा वीडियो ये और क्या माइक बंद करना, मेरे को आवाज़ आ रही है आराम से। बेटा हमेशा पॉजिटिव रहें ज़िंदगी में, पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस 2 माइनस से मिलकर बनता है। ज़िंदगी में अगर आपके पास 2 माइनस चीज़ें हैं, तो उसको मिला के प्लस बना दो। लोग पत्थर फेंक रहे हैं, दुखी मत हो बेटा, उस पत्थर को इकट्ठा करो, पुल बना दो, दीवार मत बनाओ। ये पॉजिटिविटी होती है, अगर मैं पुल बनाऊँगी, लोग मुझ तक आएँगे, मैं लोगों तक जाऊँगी। अगर मैं उसी पत्थर को दीवार बना दूँगी बेटा, ना तो मैं उनको देख पाऊँगी, ना वो मुझे देख पाएँगे। इसी के साथ मेरी बात खत्म करती हूँ सिंह साहब, ये लाइफ इज़ एन आर्ट बेटा, सब लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जियो, खूब खुश रहो, सलामत रहो, ज़िंदगी से कभी कोई शिकवा मत करना बेटा। बहुत-बहुत दुःख लोगों के पास हैं, आपको ऊपर वाले ने बहुत अच्छी नेमत बख्शी है। जो चीज़ है उसकी कदर करो, जो नहीं है उसका रोना मत करो। इसी के साथ मेरी बात समाप्त होती है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप प्रणाम तिवारी जी, सॉरी गायत्री जी। नाम बताओ बेटा, कौन पूछ रहा है? खुशबू? मैं हाँ जी मैं खुशबू हूँ हाँ बेटा पूछो, आ, पूछो खुशबू। ये आपको चाहिए आपका ड्रीम हो सकता है या फिर तो सारे लोग खिलाफ है तो उस राह बेटा में आप जाना चाहिए या नहीं बेटा जाना एक बार चाहिए वापस पूछो ज़रा, मेरा ये हट गया था ईयरफ़ोन, वापस बोल ज़रा। खुशबू माइक मैम के पास आके बोलो बेटे, आपकी सुन नहीं रही, प्लीज कम क्लोजर टू माइक। जी अब आ रही है आवाज आ रही, अब बोलो। हाँ, बोले मैम बोलो। कोई चीज के लिए जैसे मेरा ड्रीम है तो आ, कम ही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं तो मुझे उस राह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा बेटा, मैं मिस कर गई थी ये बात बतानी, मुझे बहुत ज़रूरी थी कि ज़िंदगी वाक़ई में बेटा भगत सिंह ने कहा है ना, भगत सिंह जी ने कहा है कि ज़िंदगी तो अपने ही दम पे दी जाती है बेटा, औरों के कंधे पे तो जनाज़े उठाते हैं। तो आपने कभी वो चिड़िया देखी है बेटा, जो डाल पे सबसे कोने में बैठी होती है?
वो डाल के साथ झूलती रहती है, झूलती रहती है, झूलती रहती है। कोने में बैठी होती है बेटा, उसको पता है ना? कि उसको डाल पे भरोसा नहीं है बेटा, उसको अपने पंखों पे भरोसा है। उसको पता है कि जिससे जैसे ही डाल टूटेगी मैं उड़ जाऊँगी। ये भरोसा आपको अपने आप पर होना चाहिए, दूसरों से क्या, दूसरे साथ दे ना दे, मेरे को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अपन अपने आप में बहुत सक्षम है बेटा, अपन बहुत सक्षम है बेटे, है ना? तो जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ना, अपने आप पे भरोसा रखो कि काम हो जाएगा, मैं कर लूँगी। हमें चाहिए दूसरों की सहायता बेटा, लेकिन ये मान लेना कि अगर कोई एक नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला तो ऊपर वाले ने बना ही रखा होगा सहायता करने के लिए। आपका काम तो होके रहेगा, ये मान के चलना। कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, और सपोर्ट कोई कर दे, बड़ी मेहरबानी, ना करे, मैं कर लूँगी ना, वो काम 2 की जगह 4 घंटे में होगा। है बेटा, हम खास तौर पे अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, हमें रोने के लिए कंधे दूसरे चाहिए, हम अपने कंधे पे नहीं रो सकते, है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना। सुख भले ही हम अकेले झेलें, पर दुःख के लिए तो एक कंधा, हमें एक कंधा तो चाहिए बेटा। तो वो कंधा अगर नहीं मिलता तो दुखी होते हैं बेटा हम, पक्की बात है बेटा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ, मैं फिर अगर कोई कहेगा इसको मैं बहुत वैसी कंजर्वेटिव हूँ, मुझे लगता है ईश्वर से बड़ा कोई साथी होता नहीं। और हमारे पास बहुत कभी-कभी मन दुखी होता है ना, तो अपने पास बहुत अच्छी यादों की एल्बम दिमाग में रखा करो, उनको याद रखो बेटा, ठीक है? और दूसरों पे नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो। आई होप मैंने खुशी आपका जवाब दिया है खुशबू, कुछ फ़र्क पड़ा आपको? यस मैम, बट जब पेरेंट्स हो तो क्या करें? पेरेंट्स के बात को नहीं टालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। उन्होंने तजुर्बा, उन्होंने देखा है ना बेटा, पर अपन जब छोटे होते तब अपने को समझ में नहीं आता। वो तो उम्र का जो डिस्टेंस रहेगा, 25 साल का गैप, जो जनरेशन गैप है ना, वो रहता है बेटा। वो अक्ल तो तभी आएगी, जब व्हाइट बाल आएंगे तभी आएगी। अकलदार जब आनी तभी आएगी। समझ में आ गया बेटा? है ना? तो बढ़ते चलो और खुश रहो, जो मिल जाए। एक सेकंड जरा सा, ये भी